What is a transistor? A transistor is a three-terminal semiconductor device that amplifies or switches the flow of current. A transistor is an electronic device that controls the current flow or switches the current flow. A transistor is an electronic device that controls the movement of electrons. A transistor is a small electronic device that controls the flow of electric current. तो ये सारी की सारी डेफिनेशंस ट्रांजिस्टर की हैं. बेसिकली कंट्रोल कर रहे हैं आप, ये एक कंट्रोल डिवाइस है. ठीक है, यानी कंट्रोलिंग का मतलब ये होता है, कंट्रोल का मतलब ये होता है यू हैव एन इनपुट एंड यू हैव अ सर्टेन आउटपुट. तो आपकी जो आउटपुट होगी वो इन्फ्लुएंस होगी इनपुट से. ठीक है, तो ये हम देखेंगे कि बीजेटीज़ और मॉसफेटीज़ आगे हम इसको क्विकली रिव्यू करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ को. अच्छा, तो ट्रांजिस्टर की क्लासिफिकेशंस क्या हैं? बीजेटीज़ और एफईटीज़. फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन. बाइपोलर में क्या होता है कि दो जंक्शंस होते हैं, एन पी एन. देखें, एन पी और पी एन, ये दो जंक्शंस हैं. इसी तरीके से पी एन पी. ठीक है. अच्छा, फिर एफ में क्या होते हैं कि मॉस एफ होते हैं और जी एफ होते हैं. फिर जे एफ में डिप्लीशन टाइप होते हैं, एन चैनल पी चैनल. और मॉस एफ में भी आगे फर्दर इन्हेंसमेंट टाइप और डिप्लीशन टाइप होते हैं, एन चैनल और पी चैनल. ये हम देखेंगे क्विकली, इसको रिव्यू करेंगे. अच्छा, फिर बाइपोलर ट्रांजिस्टर में क्या है कि बाइपोलर ट्रांजिस्टर, बाइपोलर का मतलब ये कि इसमें दो जंक्शन हैं. ठीक है. इन दी डायोड ट्यूटोरियल वी सॉ दैट सिंपल डायोड्स आर मेड अप ऑफ टू पीसेस ऑफ सेमीकंडक्टर्स मेटल. यानी सिंपल डायोड पी और एन से बनता है. ठीक है. जबकि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में क्या होगा कि दो जो हैं पी एन जंक्शन होंगे. इफ़ वी जॉइन टुगेदर टू इंडिविजुअल सिग्नल डायोड्स बैक टू बैक, दिस गिव्स अस टू पी एन जंक्शंस कनेक्टेड together in series that share a common p और n terminal. ठीक है, जैसे n p n, इसमें p कॉमन है और p n p इसमें n कॉमन है. ठीक है. The fusion of these two diodes produces a three layer two junction three terminal device. Three layer two junction and थ्री टर्मिनल से क्या मुराद है, उसके तीन टर्मिनल्स होंगे. फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ अ बाईपोलर ट्रांजिस्टर और बीजेटी फॉर शॉर्ट. Transistors are three-terminal active devices made from different semiconductor materials that can act as either an insulator or a conductor by the application of a small signal voltage. यानी आप एक स्मॉल सिग्नल से एक लार्ज सिग्नल को कंट्रोल कर सकते हैं. जैसे आपका एक रिले है, रिले में भी जैसे क्या होता है कि एक सिग्नल होता है, सिग्नल कंट्रोल सिग्नल होता है, दूसरा एक आपका पावर सर्किट होता है जिसको आप कंट्रोल करते हैं. तो ये हम आगे देखेंगे इसके एप्लीकेशंस. तो ट्रांजिस्टर को आप एज एन एम्पलीफायर भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर को आप एज एन स्विच भी यूज़ कर सकते हैं. ये आगे हम डिटेल में देखेंगे. दी ट्रांजिस्टर्स एबिलिटी टू चेंज बिटवीन दीज टू स्टेट्स इनेबल्स इट टू हैव टू बेसिक फंक्शन. स्विचिंग जो कि डिजिटल फंक्शन आपका कहलाएगा, और एम्पलीफिकेशन जो कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट होगा. द बाइपोलर ट्रांजिस्टर्स हैव द एबिलिटी टू ऑपरेट विद इन थ्री डिफरेंट रीजन्स. तो तीन इसके मेजर रीजन्स जो होते हैं, मेजरली वो तीन ही होते हैं. एक्टिव रीजन, जिसमें ये एक्टिव के तौर पे काम करता है, यानी एम्पलीफायर के तौर पे ये काम करेगा. आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी, यानी जो आपका कलेक्टर करंट होगा वो बेस करंट से आप मल्टीप्लाई करेंगे गेन से, बीटा से, और वो आई सी बन जाएगा. दूसरा मोड होता है इसका सैचुरेशन रीजन. सैचुरेशन रीजन ये होता है कि आईसी आपका सैचुरेट हो जाता है, यानी मैक्सिमम करंट फ्लो होता है. ठीक है. इससे ऊपर अगर आप आई बी बढ़ाते रहेंगे तो आईसी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आईसी आपका मैक्सिमम हो जाएगा. ठीक है. इसको फुली ऑन कहते हैं, ऑपरेटिंग एज अ स्विच, एंड आईसी इज इक्वल टू आई सैचुरेशन. तीसरा मोड क्या होता है? कट ऑफ. कट ऑफ में क्या होगा कि आपका आईसी ज़ीरो हो जाएगा, यानी आपका कलेक्टर करंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा. तो अगर आपने ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के तौर पे यूज़ करना है तो आप एक्टिव रीजन में यूज़ करेंगे, और अगर आपने इसको एज अ स्विच यूज़ करना है तो आप इसको सैचुरेशन में या कट ऑफ में यूज़ करेंगे. ये आगे हम डिटेल में देखते हैं क्या कैसे. अच्छा, बाइपोलर ट्रांजिस्टर में क्या होगा? द वर्ड बाइपोलर ट्रांजिस्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसफर वेरिस्टर यूज टू डिस्क्राइब देयर मोड ऑफ ऑपरेशन. ठीक है. ये सारी बेसिक्स आपने जो है पहले इसको बड़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो मैं इसको क्विकली जो है वो आगे चलूँगा. एन पी एन और पी एन पी. ठीक है. तो द बेसिक ट्रांजिस्टर बेसिक कंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ टू पी एन जंक्शंस प्रोड्यूसिंग थ्री कनेक्टेड टर्मिनल्स. ठीक है. जिसमें आपका क्या होता है, एमीटर, बेस और कलेक्टर, तीन टर्मिनल आपके बेसिकली होते हैं. ठीक है. अब पी एन पी ट्रांजिस्टर, एन पी एन में देखिए, पी एन डायोड देखें, पी एनोड और ये एन क्या है, कैथोड. तो ये डायोड का मुंह राइट साइड को, ये भी पी एन है, इसका भी राइट साइड. ये टू डायोड मॉडल कहलाता है. सो दिस इज़ द टू डायोड मॉडल ऑफ दिस ट्रांजिस्टर. और इस तरीके से जो एन पी एन का होगा वो इस तरह का मॉडल होगा. ठीक है. एन पी एन ट्रांजिस्टर. अच्छा, अब इसमें इसकी सिंबल क्या होती है? ये इसकी सिंबल है, जिसमें आप देखें कि आपका जो इसमें सिंबल्स शो कर रहा है, इसमें एन पी एन और पी एन पी के जो है सिंबल शो कर रहा है. ये लेफ़्ट साइड पे ये पी एन पी का सिंबल है. ठीक है. पी एन पी में क्या है कि ये, इसको याद रखने का एक तरीका है, इसको कहते हैं नियर, यानी
इसको आप इस तरह के नियर नियर नेड़े, नेड़े पंजाबी में कहते हैं इसको नेड़े। तो इसमें अब आप देखें एरो जो है वो अंदर की तरफ है, नेड़े है। और इसमें देखें ये एरो बाहर को है, तो ये परे है, ये एन पी एन है और ये पी एन पी है। ये टोटका हमें जो है वो हमारे टीचर थे एक, अल्लाह बख्श फौत हो गए, फरजंद अली बसरा साहब, गुलबर्ग में होते थे। तो हमारे एकेडमी के टीचर थे, तो उन्होंने एक टोटका बताया था और आप इस टोटके को हर जगह फाइंड करेंगे। ये सिंबल्स में अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं, लेकिन अगर आपको ये टोटका आता है तो ये कभी भी आप इस मिस्टेक एग्ज़ाम के अंदर इस तरह की मिस्टेक नहीं करेंगे। तो ये आपका जो है पीएनपी है नेड़े और ये एनपीएन है परे। ठीक है, ये जो है अब रिकॉर्ड हो रहा है, ये अब सारी दुनिया सुनेगी इसको। अच्छा एनी, तो आगे आता है एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब इसमें जो है अगेन एक कन्वेंशनल करंट फ्लो होता है और एक इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो होता है। कन्वेंशनल करंट फ्लो वो होता है जो कि कन्वेंशनल करंट होता है, जो कि आपके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के नेगेटिव टर्मिनल पे जाता है। जबकि एक्चुअल में जो करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से निकल के पॉजिटिव टर्मिनल को जाता है। लेकिन बुक्स के अंदर जो है जो करंट डील होता है वो कन्वेंशनल करंट डील होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स की वजह से। अच्छा, फिर इसमें तीन कॉन्फ़िगरेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है ट्रांजिस्टर के अंदर, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर। हर एक की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। जो उसकी समरी है वो ये है कि कॉमन बेस जो होती है इसकी वोल्टेज गेन ज़्यादा होती है। इट हैज़ वोल्टेज गेन बट नो करंट गेन, यानी वोल्टेज गेन का मतलब ये है वी आउट ओवर वी इन। और करंट गेन क्या होगी, आई आउट ओवर आई इन, यानी इसकी करंट गेन जो है ना बहुत कम है। ये भी आगे हम देखेंगे क्यों क्यों कम है इसकी करंट गेन। अच्छा, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, ये चीज़ें वैसे आपने ईडीसी में पढ़ी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स में। ये है ईसीडी कोर्स, यानी इसमें आप डिज़ाइनिंग यानी उससे फर्दर आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं इसको एक बार आपको रिवाइज करवा दूँ ताकि फ्रेश हो जाए। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, इट हैज़ बोथ करंट एंड वोल्टेज गेन। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है बीजेटीज़ की वो है कॉमन एमीटर, जिसमें दोनों के दोनों आपको करंट गेन में मिलती हैं और वोल्टेज गेन में मिलती हैं। और फिर उसके बाद आती है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। इट हैज़ करंट गेन बट नो वोल्टेज गेन, यानी इनमें कॉमन बेस में क्या है जी, वोल्टेज गेन है लेकिन करंट गेन नहीं है। और कॉमन कलेक्टर में क्या है कि करंट गेन है लेकिन वोल्टेज गेन नहीं है। तो लेकिन जो कॉमन एमीटर है उसमें दोनों गेन्स हैं। तो इसको हम ये भी कहते हैं कि पावर गेन, यानी पी पी क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ वी है। तो पावर गेन जो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, पावर गेन सबसे ज़्यादा कॉमन एमीटर की होगी। ठीक है, इसकी भी पावर गेन कम होगी कॉमन बेस की, और कॉमन कलेक्टर की भी पावर गेन कम होगी। अच्छा आगे चलते हैं, अब कॉमन बेस को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, समराइज कर रहे हैं इसका, आपने डिटेल में एनालिसिस पढ़ लिया, बस जस्ट समरी है उसकी। एज इट्स नेम सजेस्ट कॉमन बेस और ग्राउंडेड बेस कॉन्फ़िगरेशन, द बेस कनेक्शन इज कॉमन टू बोथ द इनपुट एंड द आउटपुट सिग्नल। बेस कॉमन है जी इनपुट पे और आउटपुट पे, लेफ्ट साइड इनपुट है, राइट साइड इसके आउटपुट है। अब इसके इनपुट पे आप देखें कि एमीटर करंट है और आउटपुट पे क्या है, कलेक्टर करंट है। तो इसकी जो गेन जो ओवरऑल गेन का फार्मूला बनेगा वो होगा आउटपुट ओवर इनपुट, यानी आई सी ओवर आई ई। तो आपको पता है कि आई ई जो है वो आई सी से ज़्यादा ही होता है, क्योंकि आई सी प्लस आई बी इक्वल टू आई ई। तो इस वजह से इसके करंट गेन जो होगी ना, यानी ये जो आउटपुट आपको करंट गेन हो गया आई सी ओवर आई, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 के बराबर हो सकती है यूनिटी, लेकिन 1 से कम ही होगी। The corresponding output signal is taken from the base between the base and the collector terminals as shown with the base terminal grounded or connected to a fixed reference voltage point. The input current flowing into the emitter is quite large as it's the sum of both base current and collector current. Respectively, the collector current output is less than the emitter current input, resulting in a current gain for this type of circuit of 1 unity or less. In other words, the base configuration attenuates the input signal. यानी अटेनुएट्स का मतलब ये है कि उसकी अटेनुएशन कर रहा है, यानी उसका उसकी जो उसको कम कर रहा है, मतलब उसकी जो गेन है वो कम ही है। यानी आई सी ओवर आई ई इज़ लेस, लेस इक्वल टू 1 या लेस देन 1 आप कह लें। लेस देन 1 तो का मतलब ये है कि आउटपुट आपकी इनपुट से कम है, अटेनुएशन हो रही है। ठीक है, एम्पलीफिकेशन का क्या मतलब होता है कि आउटपुट इनपुट से ज़्यादा है, और अटेनुएशन का मतलब क्या होता है कि आउटपुट इनपुट से कम है। तो ये आपकी क्या बन जाएगी, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो कॉमन बेस में आप इसमें ये भी ज़रा इंपॉर्टेंट है कि एमीटर बेस जंक्शन को आपने फॉरवर्ड बाइस्ड करना है। तो एमीटर एन पी एन, एन को नेगेटिव और पी को पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या होगा, इसको रिवर्स बाइस करना है। तो एन पी एन को पॉजिटिव और यहाँ पी को नेगेटिव। तो ये आपका रिवर्स बाइस हो जाएगा कलेक्टर बेस्ड, और एमीटर बेस्ड जंक्शन आपका फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा। ये इसकी थ्योरी है जिसमें सारा इसको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या होगा, डिप्लेशन रीजन ये बढ़ जाएगा, ये वाला कम हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, और किस तरह इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। तो ये ज़रा इसकी थ्योरेटिकल फिजिक्स है जो कि हम नहीं डिस्कस करें, हम सिर्फ सर्किट्स को डिस्कस करेंगे इसमें कि सर्किट डिज़ाइन हम इसे कर पाएँ।
ठीक है, हमने ये सीखना है यहाँ पे। तो एमिटर बेस्ड जंक्शन को क्या किया आपने, फॉरवर्ड बायस, और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को आपने रिवर्स बायस कर दिया। तो दिस इज़ द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अब ये कहाँ यूज़ होती है, ये यूज़ होती है, इट इज़ जनरली ओनली यूज इन सिंगल स्टेज एम्पलीफायर सर्किट सच एज माइक्रोफोन प्री एम्पलीफायर और रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर ड्यू टू इट्स वेरी गुड हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। यानी इसका हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स अच्छा होता है। ये हम जो है नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट लेक्चर में फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ है, तो ये हम डिटेल में देखेंगे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को। अच्छा, अभी कलेक्टर एमीटर कन्फिगुरेशन, कॉमन एमीटर कन्फिगुरेशन। कॉमन एमीटर में जैसे नाम बता रहा है कि एमीटर कॉमन होगा, ठीक है। इस ये देखें कॉमन एमीटर कन्फिगुरेशन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली कन्फिगुरेशन को बोलते हैं कॉमन एमीटर कन्फिगुरेशन। अब इसमें क्या है कि एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस, तो बी पे प्लस लगा दें, ई नेगेटिव, और ये रिवर्स बाइस, तो सी जो है यहाँ पे आपका ये एन पी एन, एन को पॉजिटिव, और यहाँ पे इसको जो है वो बेस आपका इट इज़ ऑलरेडी कनेक्टेड टू द पी, इट इज़ लेस पी, ये ज़्यादा हैवी सप्लाई है और ये लेस, तो इसलिए ये रिवर्स बाइस हो जाएगा। अच्छा इन दी कॉमन जैसे हमने डायोड में पढ़ा था ना कि डायोड को फॉरवर्ड बाइस्ड करने के लिए या जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस्ड करने के लिए अगर उसके एनोड पे कैथोड से वोल्टेज कम है तो वो कभी भी नहीं फॉरवर्ड बाइस्ड होगा, भले दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें दोनों पॉजिटिव है, लेकिन ये चीज़ जो है ना ज़्यादा, ये एन पी है ना, तो ये एन पे ज़्यादा है वोल्टेज और पी पे कम है, तो ये रिवर्स बाइस हो जाएगा। अच्छा, इन द कॉमन emitter और grounded emitter configuration the input signal is applied between the base while the output signal is taken between the collector and the emitter as shown। ये देखें, अब इसमें आप देखें कि ये VCC भी इसको कहते हैं, VCE भी कहते हैं लगी हुई, ये रेजिस्टेंस लगी हुई है और ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। यानी ये सर्किट पता है क्या बन रहा है, ये सर्किट यूँ बन रहा है, सप्लाई रेजिस्टेंस और ये बीच में ये स्विच के तौर पे कह लें या एम्पलीफायर के तौर पे कह लें। अब इसमें देखें, अब ओम्स लॉ को ज़रा समझने की कोशिश करें। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि ये वोल्टेज सप्लाई हो, रेजिस्टेंस हो, और अगर इसको मैं ग्राउंड कर दूं तो वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ये करंट बढ़ेगा, ठीक है। V इज़ इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो I इज़ इक्वल टू वी ओवर आर, वी बढ़ाते जाएं आपका जो है वो I भी बढ़ता जाएगा। लेकिन जो आपका अलग अलग रे ट्रांजिस्टर है उसमें क्या फ़र्क है कि ट्रांजिस्टर में जो ये करंट होगा ना IC, ये इस VCE पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है IB पे। ये जो बेस करंट है, जो कि बेस करंट आपकी सप्लाई से इसकी बेस में जा रहा है, तो IC इज़ इक्वल टू बीटा IB। ये फ़र्क है एक ओहम्स लॉ के अंदर और एक ट्रांजिस्टर के अंदर, जो बुनियादी फ़र्क है वो यही है कि ये जो करंट होगा ना IC, वो IB पे डिपेंड करेगा, इसलिए इसको कहते हैं करंट कंट्रोल्ड डिवाइस। तो IC इज इक्वल टू बीटा IB। जब आपकी जो है, अच्छा जी, तो आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी, तो पहले आप क्या निकालेंगे अपना आई बी, उस आई बी को मल्टीप्लाई करेंगे बीटा से और बीटा से मल्टीप्लाई होके वो आई सी निकलेगा। अब जब आई सी आ जाएगा तो आप ये जो वोल्टेज होगा ना वी सी ई, ये आप निकालेंगे वी सी ई माइनस आई सी आर सी, यानी ये वोल्टेज माइनस दी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, उसके बाद आपने ये वोल्टेज निकालने हैं वी सी ई। अगर ये ओम्स लॉ होता, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये ओम्स लॉ होता और ये ट्रांजिस्टर ना होता तो आपने क्या आई क्या था, आई इज इक्वल टू जस्ट वी ओवर आर, सिंपल, ठीक है। लेकिन चूंकि ये ट्रांजिस्टर है तो ये जो आई होगा ये वी से नहीं आए कंट्रोल होगा, ये इस आई बी से कंट्रोल होगा, तो आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी, ठीक है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एन ट्रांजिस्टर एंड सिंपल रेजिस्टर। अच्छा, अब इसमें आते हैं, दिस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सर्किट फॉर द ट्रांजिस्टर बेस्ड एम्पलीफायर्स एंड विच रिप्रेजेंट्स द नॉर्मल मेथड ऑफ बाइपोलर ट्रांजिस्टर कनेक्शन। द कॉमन एमीटर एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन प्रोड्यूसेस द हाईएस्ट करंट एंड पावर गेन। देखिए हम पावर गेन की बात कर रहे हैं कि जिसकी करंट गेन भी ज़्यादा है और वोल्टेज गेन भी ज़्यादा है। तो power gain of all the three bipolar transistor configurations, this is mainly because of the input impedance is low as it is connected to the forward biased PN junction, इसकी input resistance कम होगी, while the output resistance is high as is taken from the reverse bias junction। तो collector वाला जो junction है वो reverse bias है, तो output impedance इसकी high है और input impedance इसकी low है। ये आगे हम calculate करते हैं power losses वगैरह भी। अच्छा, फिर आगे सिंपल इसके फॉर्मूले लिखे हैं कि हमें पता है आई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। ये क्या बात कर रहा है, ये कह रहा है कि आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। देखिए किरचॉफ करंट लॉ लगा रहे हैं ना, अब ये इसको नोट समझें, तो आई सी प्लस आई बी इज इक्वल टू आई ई, ये फार्मूला आपको आना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आई सी ओवर आई बी इज़ बीटा, जिसको करंट गेन बोलते हैं या इसको एच एफ ई भी बोलते हैं। और आई सी ओवर आई ई इज इक्वल टू एल्फा, यानी आई सी बटा आई बी इज इक्वल टू बीटा या आई सी ओवर आई ई इज इक्वल टू एल्फ़ा। अब चूंकि आई सी जो है वो आई ई से छोटा ही होगा तो एल्फ़ा जो है वो
अल्फ़ा की जो वैल्यू होगी ना वो वन से ज़्यादा वन होगी या वन से कम होगी, यानी इट्स वैल्यू विल बी लेस देन वन। और जो बीटा की वैल्यू है वो वन से ज़्यादा होती है, 50 हो सकती है, 100 हो सकती है, 150 हो सकती है, 200 हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांजिस्टर मॉडल यू आर यूजिंग। ठीक है, तो ये इसमें बेसिकली एक्सप्लेन कर रहा है कि आई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, इसको बीटा कहते हैं आई सी ओवर आई बी को, और एक टर्म है अल्फ़ा जो कि आई सी ओवर आई ई कहलाती है। अच्छा, अब अल्फ़ा और बीटा का फिर आप आपस में कम्बिनेशन बना सकते हैं, उसको लिखें दोनों इक्वेशंस को, उनको सॉल्व करें। ठीक है, तो अल्फ़ा इक्वल आई सी ओवर आई, बीटा इज आई सी ओवर, इसको अगर आप सॉल्व करें इसमें अल्फ़ा आई ई बीटा आई बी, तो ये अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा ओवर बीटा प्लस वन। देखें ना, तभी तो ये लेस देन वन हो जाएगा। अगर आप देखें बीटा ओवर बीटा प्लस वन, यानी 5 फॉर एग्जांपल बीटा 10 है मिसाल के तौर पर, तो 10 ओवर 11 इज़ लेस देन वन। ठीक है, अब जो बीटा होगा वो अल्फ़ा और वन माइनस अल्फ़ा। अब ये टर्म हमेशा ज़्यादा होगी अल्फ़ा ओवर वन माइनस अल्फ़ा। जैसे अल्फ़ा आप 0.5 रिज्यूम कर लें, ठीक है, 0.5 ना करें, चलिए इसको आप 0.6 कर लें, तो ऊपर 0.6 आ जाएगा, नीचे 0.4 आ जाएगा। ठीक है, तो 0.6 ओवर 0.4, पॉइंट से कैंसिल हो गया, तो 6/4 ग्रेटर दैन वन। तो बीटा विल बी ग्रेटर दैन वन एंड अल्फा विल बी लेस दैन वन। तो IC is the current flowing into the collector terminal, IB is the current flowing into the base terminal, I is the current flowing out of the emitter terminal। ठीक है, तो ये आपका बाई कॉमन जो है वो एमीटर एम्पलीफायर है। अच्छा, तो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में एक और भी चीज़ है कि कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में जो आउटपुट होगी वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज़ आपको मिलेगी। ठीक है, ये क्या बात कर रहा है, यहाँ पे जो आपको यहाँ से अगर आप आउटपुट लेंगे ना इस पॉइंट से, तो ये आपको इन्वर्टेड मिलेगी, इससे इन्वर्टेड मिलती है 180 डिग्री आउट ऑफ फेस। ये आगे हम एनालिसिस करेंगे तो उसमें भी हम देखेंगे ये नेगेटिव आती है। और ये जो कॉमन मीटर होता है ना, ये एज एन इन्वर्टर भी यूज़ होता है। इन्वर्टर होता है ना नॉट गेट, जिसमें इनपुट पे अगर वन दें तो आउटपुट पे ज़ीरो, अगर इनपुट पे ज़ीरो दें तो आउटपुट पे वन। अब जैसे अगर आप इसको इनपुट पे वन दें, वन का मतलब ये होगा कि आई बी फ्लो कर रहा है। ठीक है, आई बी फ्लो करेगा तो आई सी फ्लो करेगा, और हम ज्यूम करते हैं कि स्विच के तौर पे ये इस्तेमाल हो तो ये शॉर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे वोल्टेज कितने आ जाएगा, 0.1 वोल्ट। ठीक है, यानी अराउंड ज़ीरो। यानी आपने इनपुट पे वन दिया, आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा, 0 वोल्ट, ये ग्राउंड वाली। और अगर आप इनपुट पे ज़ीरो देते हैं, यानी कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं करते, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। जब कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा तो रेजिस्टेंस के दोनों तरफ वोल्टेज क्या होंगे, बराबर है। तो यहाँ पे आपको आउटपुट हाई मिलेगी, यानी फुल वोल्टेज आपको यहाँ पे रिसीव हो जाएंगे। यानी इनपुट पे वन देंगे तो आउटपुट पे ज़ीरो, इनपुट पे ज़ीरो देंगे तो आउटपुट पे वन। तो इसको कहते हैं इन्वर्टर ऑपरेशन। तो एज एन इन्वर्टर जो है वो ये आपका यूज़ हो रहा होगा। अच्छा, उसके बाद अब हम आगे चलते हैं कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन पे। कॉमन कलेक्टर में क्या है कि जी कॉमन कलेक्टर यानी कलेक्टर आपका जो है वो कॉमन है दोनों के दरमियान, दोनों सर्किट्स के दरमियान। तो इन द कॉमन कलेक्टर और ग्राउंडेड कलेक्टर कन्फिग्रेशन, द कलेक्टर इज नाउ कॉमन थ्रू द सप्लाई, द इनपुट सिग्नल इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू द बेस while the output is taken from the emitter load as shown. This type of configuration is known as the voltage follower, और एमीटर फॉलोअर भी इसको बोलते हैं, वोल्टेज फॉलोअर या एमीटर फॉलोअर। क्योंकि इसमें देखें कलेक्टर बेस जंक्शन पे आपकी इनपुट है, तो आपकी जो इनपुट है ना वो इसमें अगर आप देखें तो आपकी इनपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई है। जब इनपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है तो क्या करता है कि ये सारे के सारा वोल्टेज जो है ना वो पिक कर लेता है, तो इसको वोल्टेज फॉलोअर या वोल्टेज मीटर फॉलोअर भी बोलते हैं। ये भी आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ये सर्किट वोल्टेज फॉलोअर। जैसे एक ओप एम्प होता है, ओप एम्प को जो है वो नेगेटिव टर्मिनल अगर आप डायरेक्टली शॉर्ट कर दें आउटपुट के साथ, तो जो भी आप नॉन इन्वर्टिंग पे वी इन देते हैं आपको आउटपुट पे वो रिसीव होती है। बफर के तौर पे, इसे बफर भी कहते हैं, बफर के तौर पे यूज़ होता है, यानी लोडिंग इफेक्ट जो है वो बहुत कम आता है उसमें। The emitter follower configuration is very useful for impedance matching applications because of the very high input impedance in the region of hundreds of thousands of ohm while having a relatively low output impedance। अच्छा, अब एग्जांपल नंबर वन देखें। एन एनपीएन ट्रांजिस्टर हैज़ अ डीसी करंट गेन ऑफ 200, यानी आपको बीटा दिया हुआ है। कैलकुलेट द बेस करंट आई बी रिक्वायर्ड टू स्विच या रेजिस्टिव लोड ऑफ 4 मिली एम्पियर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है आपका कि आपका जो है एक रेजिस्टिव लोड है जो कि 4 मिली एम्पियर आप पे चलेगा, या रिले कह लें आप, 4 मिली एम्पियर पे चलेगी, लेकिन आपकी जो बीटा है 200 है। तो आप इसे निकाल लें, आई बी ओवर आई सी ओवर बीटा करें, आई सी ओवर बीटा 4 मिली एम्पियर ओवर 200 जो कि 20 माइक्रो एम्पियर आता है। तो अब ये 20 माइक्रो एम्पियर आपने इसकी बेस में फ़्लो करवाना है। अब ये आप कैसे फ़्लो करवाएंगे, इसका भी एक फार्मूला है जो आगे हम देखेंगे, वी बी माइनस वी बी ई यानी 0.7 डिवाइडेड बाई आर पी करेंगे तो उससे ये करंट आपका निकल आएगा। इसको बाइसिंग भी बोलते हैं, डीसी बाइसिंग।
यानी क्यू पॉइंट आपने सेट करना है अपने ट्रांजिस्टर का। ठीक है। वन अदर पॉइंट टू रिमेंबर द एनपिन ट्रांजिस्टर, द कलेक्टर वोल्टेज वीसी मस्ट बी ग्रेटर एंड पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू द एमिटर वोल्टेज, क्योंकि करंट जो है वो कलेक्टर से एमिटर को फ्लो कर रहा है ना, तो कलेक्टर का वोल्टेज एमिटर से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, आगे देयर इज अ वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन द बेस एंड एमिटर, बेस और एमिटर के अंदर 0.7 वोल्ट का होता है, क्योंकि डायोड में 0.7 वोल्ट होते हैं। आगे हम देखेंगे डार्लिंगटन, उसमें 1.4 हो जाएंगे, यानी उसमें दो ट्रांजिस्टर्स को हमने सीरीज़ में जोड़ा होता है, तो दो जो 0.7 है दो ऐड हो गए 1.4 हो जाएंगे, ये हम आगे देखेंगे अभी। तो द ट्रांजिस्टर द बेस वोल्टेज वी ऑफ एन NPN ट्रांजिस्टर मस्ट बी ग्रेटर दैन दिस 0.7, अदरवाइज द ट्रांजिस्टर विल नॉट कंडक्ट विद द बेस करंट गिवन। ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। ये देखें आई बी आपने कैसे निकालना है। आई बी पहले आप निकाला जनाब, आई बी की वैल्यू आपने निकाली, आई बी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी बी ई ओवर आर बी। ठीक है। वी बी क्या है, बेस सप्लाई, जो बेस पे आप अप्लाई कर रहे हैं, और वी बी क्या है 0.7 वोल्ट, और ओवर ओवर आर बी। ठीक है। तो ये आपकी आई बी की वैल्यू आ गई। अब ये कैलकुलेशन एक एग्जांपल दी हुई है कि जिसमें आपको वी बी कितना दिया है 10 वोल्ट्स, और वी बी 0.7, और रेजिस्टेंस आपको 100 के दिया है। तो 100 के 10 माइनस 0.7, 100 के 93 माइक्रो एम्पियर। अब आई बी आ गया, अब आपको बीटा दिया होगा तो उससे आप आई सी निकालेंगे, आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी। फिर उसके बाद आप वी सी ई निकालेंगे, वो क्या होगा, वी सी सी माइनस आई सी इंटू आर। ठीक है। ये आगे ये आ रहा है न्यूमेरिकल, वो हम देखेंगे उसके अंदर। अच्छा, ये फिर एक ये आपको याद आ गया होगा कि आपने किया होगा एनालिसिस जब पे आपने डीसी पढ़ी है, तो ये देखें, ये क्यू पॉइंट हम सेट कर रहे हैं, इसको कहते हैं डीसी बाइस पॉइंट, क्यू पॉइंट। तो ये क्यू पॉइंट की सेटिंग जो है वो बेसिकली बाइसिंग कहलाती है, जो कि ये क्यू पॉइंट हम इसको पॉजिटिव पॉइंट को जो है वो सेट करते हैं। ये भी आगे एग्जांपल आ रही है, वो हम देखेंगे कि ये हमने कैसे स्लाइड करना है। ये होती है डीसी लोड लाइन जो रेड वाली है, यानी ये सर्किट की लाइन होती है, जैसे सर्किट की मैक्सिमम सप्लाई कितनी है, ये वी सी ई, यानी मैक्सिमम सप्लाई इतनी है, और सर्किट में मैक्सिमम करंट कितना फ्लो कर सकता है, वी सी ई ओवर आर, तो ये मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकता है आई सी। अब ये लाइन आप प्लॉट कर लेते हैं, अब उसके बाद ट्रांजिस्टर की कर्व्स प्लॉट करते हैं उसके साथ। ठीक है। अब क्यू पॉइंट आपने इसमें से किसी एक कर्व पे रखना होता है। ठीक है। तो वो आपका क्यू पॉइंट आ जाता है, और क्यू पॉइंट क्या होता है कि इसमें बेसिकली एम्पलीफिकेशन हो रही होती है, आप एक आई बी दे रहे होते हैं और आपको आई सी मिल रहा होता है। ये आगे हम देखेंगे एग्जाम्पल के अंदर। जैसे ये आपकी एग्जांपल है, इसमें आप देखें कि ये एक ट्रांजिस्टर है। ठीक है। अब हम देखते हैं द एसी लोड लाइन ऑपरेशन ऑफ अ सर्टेन एम्पलीफायर एक्सटेंड्स 10 माइक्रो एम्पियर अबव एंड बिलो द क्यू पॉइंट ऑफ 50 माइक्रो एम्पियर, यानी 50 माइक्रो एम्पियर का करंट है आई बी। ठीक है। और उसमें क्या है 10 माइक्रो एम्पियर की एक्सटेंशन है, यानी 10 ऊपर जा रहा है और 10 नीचे जा रहा है, यानी 50 प्लस 10 60, और 50 माइनस 10 40। तो ये देखें आपका आई बी ऑसिलेट कर रहा है 60 और 40 के दरमियान। ठीक है। डिटरमिन द रिजल्टिंग पीक टू पीक वैल्यूज ऑफ द कलेक्टर करंट एंड कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज फ्रॉम द ग्राफ। अच्छा, अब ये आपको गिवन है क्यू पॉइंट। ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा है कि आपका ये आई बी फ्लक्चुएट कर रहा है। अब आई बी अगर यूँ फ्लक्चुएट कर रहा है तो आई सी क्या होगा आपका, तो ये आप कर्व्स में देख सकते हैं कि ये आपका आई सी है, बीटा से ज़रा, बीटा इसकी 100 है, तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज़ 600, सॉरी 6000 माइक्रो एम्पेयर, या 60 मिली एम्पेयर आप कह लें, सॉरी ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 6 मिली एम्पेयर आ जाएगा, 6 मिली एम्पेयर, 6 मिली एम्पेयर और 4 मिली एम्पेयर। यानी जब आपका आई बी फ्लक्चुएट कर रहा है 60 से 40 के दरमियान, तो आपका आई सी फ्लक्चुएट कर रहा है 6 से 4 मिली एम्पेयर के दरमियान। ठीक है। और आपका वी सी ई कितना है, वी सी ई आपका